जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। कल की क्लास में मैंने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका अकाउंटिंग टर्म। और अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपको बिजनेस से बताना बाकी था, यानी कि बिजनेस से आपको बताना था। जैसा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बिजनेस के बारे में कि जैसे बिजनेस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे लिखा भी है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। और बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। जैसे देखिए, ऐसा कोई सा भी ऐसा वर्क हम कर रहे हैं और जिसमें अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और व्यापार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है, और एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एक हमारा सर्विसेज की बिजनेस होता है। तो जैसे किस प्रकार की बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोल सकते हैं? किस प्रकार की बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोल सकते हैं? जैसे इसके लिए ऑप्शन क्या है कि जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट से आपने व्यवसाय किया है, बिजनेस किया है, जिसको आप खुद नहीं बना रहे हैं, कहीं से आप खरीद के लेके आ रहे हैं, तब आप बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि आपने एक लैपटॉप का दुकान किया और लैपटॉप आप कहीं से खरीद के लेके आ रहे हैं, तब उसको बेच रहे हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जिसका उत्पादन आप खुद नहीं कर रहे हैं, इसका उत्पादन कहीं और पे हो रहा है, लेकिन अब आप वहां से खरीद के लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, और तब जाकर के अपना एक बिजनेस करके तब वहां से आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस को आपको ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को आपने तैयार किया, आपने खुद बनाया, और बना करके तब आप उसको सेल कर रहे हैं, तब उस प्रोडक्ट से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए, एक आपने बड़ा सा दुकान किया और उस दुकान में आपने इस चीज का बिजनेस किया जिसमें आपको बैग आपको बेचना है, और बैग आप कहीं से खरीद नहीं रहे हैं, उसका हर एक जो भी रॉ मटेरियल है उसको आप खरीद के लेके आ रहे हैं, और फिर अपनी दुकान में आप उसको बना करके, मजदूरा वगैरह लगवा करके, बनवा करके, और तब जाकर के उस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जिस चीज का आप व्यापार करिए, उस प्रोडक्ट का आप खुद ही उत्पादन करिए और तब जाकर के व्यापार आप करिए, तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। अब आता है सर्विसेज की बिजनेस। तो जैसे सर्विसेज की बिजनेस में बारे में बात किया जाए, तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यूट्यूब वगैरह चलाया जाता है तो उसमें कुछ ऐड आता है, देखा है आपने? 15 सेकंड का आता है, 5 सेकंड का आता है, 6 सेकंड का आता है, 10 सेकंड का आता है। तो क्या ये फ्री में आपको मिल जाता है? इसके लिए जो प्रचार करता है वो फ्री में प्रचार करता है, उसको भी पैसे की इनकम होती है। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का वो सर्विस आपको दिया जाता है, और ऐसे बिजनेस को हम सर्विसेज बिजनेस में रखते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक प्रकार का मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो ऐसे बिजनेस को सर्विसेज बिजनेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बिजनेस को कौन सा बिजनेस? सर्विसेज की बिजनेस बोला जाता है, जिसमें केवल सर्विस प्रोवाइड किया जाए, केवल उसमें सेवा दिया जाए, उसमें किसी प्रोडक्ट का आदान प्रदान न हो। और ऐसे ऐसे बिजनेस को हम सर्विसेज की बिजनेस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जैसे मीटिंग हॉल में, या बड़े बड़े जो है, आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो है कुछ क्या बोलते हैं, बहुत सारा मीटिंग वगैरह होता है जिसमें बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं। वो क्या करते हैं, उन लोगों का टाइमिंग फिक्स होता है कि वो 1 घंटा या 4 घंटा बोलेंगे। अगर वो लेक्चर देंगे तो उनके उनके लिए क्या होता है, पैसा तय होता है कि आपको इतना पैसा आपको मिलेगा। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं, फिर अपने कंपनी के लिए चले जाते हैं। तो उतना टाइमिंग के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का अपना बिजनेस उन्होंने कर रखा है, एक प्रकार का सर्विस दे रहे हैं, और उनके बदले में उनको पैसा का इनकम हो रहा है। तो इस प्रकार के बिजनेस को सर्विसेज की बिजनेस बोला जाता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है प्रोपराइटर। ये प्रोपराइटर का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, प्रोपराइटर का स्पेलिंग गलत है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि प्रोपराइटर हम किसको बोलते हैं। जैसे आमतौर पे प्रोपराइटर के बारे में बात किया जाए तो प्रोपराइटर हम किसको बोल सकते हैं? जो बिजनेस का मालिक होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें लिखा भी है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और कह रहा है कि व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह बिजनेस का प्रोपराइटर कहलाता है।
वह बिजनेस का क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, जैसे मान के चलिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कि जैसे उसमें कंप्यूटर हमको क्या करना है, कंप्यूटर का बिजनेस हमको करना, कंप्यूटर का बिजनेस हमको करना है, तो सिंपल सी बात है कंप्यूटर हम खरीद के लेके आएंगे ना। तो मान के चलिए कि मैंने कंप्यूटर खरीद के लेके आया, उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा किसने लगाया? मैंने ही लगाया ना। तो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर मैं ही कहलाऊंगा। यानी कि जो उस बिजनेस का मालिक होता है उसको एक प्रकार का प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। और जो हानि और लाभ का जिम्मेदार भी होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने 20,000 रुपये में लैपटॉप खरीद के लेके आया और 4 महीने बाद उसको सेल कर रहे हैं तो मात्र 15,000 रुपया मिल रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रोप्राइटर होगा, जिन्होंने पैसा लगाया। और एक तरीके से मान के चलिए कि आपने लैपटॉप खरीदा 20,000 रुपये में और 4 महीने बाद उसको बेच रहे हैं तो 30,000 रुपया मिल रहा है, तब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इसका भी जिम्मेदार कौन होगा? प्रोप्राइटर ही, जो पैसा लगाया। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका जो चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड जो आपका चल रहा है, वो है आपका, जैसे आप कह सकते हैं 23 और 24 वाला चल रहा है। चूंकि 1 अप्रैल 2023 बीत चुका है और 31 मार्च 2024 आने वाला है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है। अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। करा कि एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। करा है कि एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए, कह रहा है कि वही अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है और क्वार्टर का भी हो सकता है और ईयर का भी हो सकता है। तो जैसे देखिए, अगर मंथ की बात करें तो सिंगल मंथ का भी क्या हो सकता है? अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, सिंगल मंथ का। और क्वार्टर मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 1 क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने का भी हो सकता है। और ईयर लिखा हुआ है मतलब 1 साल का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो आपका अकाउंटिंग का पीरियड होता है, अकाउंटिंग का समय होता है, अवधि होता है। अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अगर सिंगल मंथ का है तो सिंगल मंथ का आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा। अगर 3 महीने का है तो 3 महीने का आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा। अगर 1 साल का है तो 1 साल का आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा। ऐसे ऑप्शन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह, समूह एक तरीके से ग्रुप हम बोल सकते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स का ग्रुप, अकाउंट्स का चार्ट, खाता का चार्ट। कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। इसमें कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। जैसे मान के चलिए, एक कोई आपने जो है अकाउंट्स कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह, जैसे मान के चलिए कि एक बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस में आपका सेल भी होता है, परचेज भी होता है, रिसीव भी होता है, पेमेंट भी होता है, लेकिन एक अकाउंटिंग के तहत होता है, एक चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत होता है। ऐसे सभी समूह को एक प्रकार का चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग नाम दिया जाता है। और ये आता है किसके अंतर्गत? तो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट का भी तो एक अकाउंट हो सकता है, उसमें भी मान के चलिए कि पेमेंट का अकाउंट आ जाएगा, जैसे पेमेंट था, या फिर मान के चलिए कि कोई चीज मैंने परचेज किया, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, ये सब एक प्रकार के जो ग्रुप आप तैयार कर रहे हैं, वो पार्टिकुलर यानी कि विशेष किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का हो सकता है। अब चलिए, इसके बाद से लिखा हुआ है एंटिटी। और कह रहा है कि एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन आदि हो सकता है जिसका एक लीगल सेपरेट अस्तित्व मतलब अस्तित्व मौजूद हो, जैसे कि राजेश ज्वेलर्स, वृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कह रहा है कि जो एंटिटी होता है, ये कह रहा है कि एक पर्सन का भी हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस का भी हो सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, जिसका एक लीगल और सेपरेट, मतलब अस्तित्व मौजूद हो, जैसे कि राजेश ज्वेलर्स, वृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कह रहा है कि जो एंटिटी होता है, ये कह रहा है कि एक पर्सन का भी हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस का भी हो सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, जिसका एक लीगल और सेपरेट
मतलब अस्तित्व मौजूद हो। जैसे मान के चलिए आपने कोई बिजनेस देखा होगा, इस बिजनेस में लिखा रहता है राजेश ज्वेलर्स। राजेश ज्वेलर्स नाम तो सिंगल दिया हुआ है ना, लेकिन आपको नाम से ये पता चलता है कि लग रहा है कि कोई एक ही आदमी इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि हो सके कि वो बिजनेस आपका शेयर मार्केट में भी हो सकता है, कई लोग शेयरदार भी हो सकते हैं उसमें, कई लोग मिलकर के उस बिजनेस को किए हुए हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम एंटिटी बोल सकते हैं। और जैसे लिखा हुआ है ब्रिद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो ब्रिद्धि ट्रेडर्स दिया गया है, लेकिन हो सके कि किसी सिंगल व्यक्ति का भी हो सकता है और कई सारे व्यक्ति का भी हो सकता है। अब चलिए ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, और लेन देन कितने व्यक्तियों के बीच में होता है, दो या दो से अधिक। जैसे देखिए ट्रांजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाले क्या लेन देन, वो क्या कहा जाता है, ट्रांजेक्शन कहला जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक पाने वाला हो गया तो दूसरा देने वाला हो गया, एक बेचने वाला हो गया तो दूसरा खरीदने वाला हो गया। क्यों, एक बेचने वाला हो गया तो दूसरा खरीदने वाला हो गया, और कोई खरीदने वाला हो गया तो दूसरा आपका बेचने वाला हो गया, और कोई प्राप्त करता है तो कोई देनदार है, कोई देनदार है तो कोई लेनदार है। तो इसमें दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब तक दो लोग नहीं बनेंगे तब तक ट्रांजेक्शन का हम प्रयोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ट्रांजेक्शन में स्पष्ट आपको बताया हुआ है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी और पेमेंट टू क्रेडिटर्स आदि। जैसे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स किसी से परचेज किया तो सिंपल सी बात है, आपने परचेज किया तो सेल करने वाला कोई होगा तभी तो आपने परचेज किया। और सेकंड लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ मनी, का मतलब आपने किसी से पैसा प्राप्त किया, तो सिंपल सी बात है कोई देने वाला होगा तभी तो आपने प्राप्त किया। और फिर लिखा हुआ है पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, आपने सप्लायर को पेमेंट दिया, तो यानी कि आप तो देने वाला हो गए और वो क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो इसमें दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं एक प्रकार की ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी क्या हो, कुछ वैल्यू भी हो, और कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब चलिए अब अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है एसिड्स, और एसिड्स के बारे में याद करिए मैंने आपको कल बताया भी था, याद है एसिड्स का मैंने हिंदी क्या बताया था, संपत्ति। एसिड्स से संबंधित क्या है, संपत्ति से। और देखिए इसमें लिखा भी है कि वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में क्या करता है, मदद करता है, वो सभी एसेट्स कहलाते हैं। और कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके, जैसे कि भवन है, कंप्यूटर है, कैश है आदि। नहीं समझ में आया, कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, और ऐसे वो क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति ऐसा होता है, देखिए अस्थाई या अस्थाई ये दोनों रूप में व्यापार को चलाने का काम कौन करता है, एसेट्स करता है। और कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके। यानी कि जैसे मान के चलिए कि किसी संस्था का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आर्थिक स्थिति ऐसा होता है जिसे मनी के रूप में प्राप्त किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। और कह रहा है कि जैसे भवन, जैसे बिल्डिंग है ना, और कह रहा है कि कंप्यूटर और कैश ये सब एक प्रकार के आएंगे किसके अंतर्गत, एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान के चलिए कि लैंड का मतलब बिल्डिंग, सॉरी लैंड का मतलब भूमि, और भवन का मतलब जैसे जो बिल्डिंग बना होता है उसको भवन के नाम से जाना जाता है, और कंप्यूटर का मतलब ऑलरेडी जो कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, और कैश है, ये सब एक प्रकार के एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब इसमें आपको समझना है कि कौन हमारे बिजनेस के लिए लंबा समय तक काम आता है और कौन हमारे बिजनेस के लिए थोड़ा समय के लिए काम आता है, क्योंकि दो शब्द इसमें आपको मिला है, अस्थाई और
अस्थाई। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि एसेट्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। इसमें पहला आता है फिक्स एसेट और सेकंड आता है करेंट एसेट। अगर फिक्स के बारे में बात करें तो लिखा भी है कि ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया और फर्नीचर एंड फिक्सचर आदि। यानी कि कई ऐसा एसेट्स आता है जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने जमीन कहीं मतलब खरीद लिया, लैंड का मतलब जमीन, आपने कहीं पे भूमि खरीद लिया तो वो भूमि आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग को आपने क्या किया, खरीद लिया, एक प्रकार का फिक्स एसेट्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मशीनरी है, कोई मशीनरी वगैरह है, कोई प्लांट वगैरह आपने बैठाया है, फर्नीचर है, फर्नीचर मतलब पता है ना, फर्नीचर में बहुत सारे सामान बनते हैं, जैसे आपका मेज हो गया, आपका बेड हो गया, चेयर हो गया, ये सब आपके बिजनेस के क्या हैं, फिक्स एसेट्स हैं और ये सब बिजनेस को चलाने में मदद करती है। क्या अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? मशीनरी का भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें। तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम आते हैं और ऐसे एसेट्स को फिक्स एसेट्स के नाम से जाना जाता है। अब चलिए करेंट एसेट्स क्या होता है? तो कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जैसे डेबिटर, स्टॉक बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस आदि, और इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया है सबसे पहले कि फिक्स के मतलब क्या होता है, वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक आए मांग, और करेंट का मतलब हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम नहीं आएगा, उसका बैलेंस घटता बढ़ता रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आपने बैंक में जमा किया 10,000 रुपया, तो हो सके कि कल के डेट में 1,000 रुपया भी हो सकता है, या हो सके कि कल के डेट में 10 लाख रुपए भी हो सकता है, क्योंकि वो बैलेंस है और वो बैलेंस आपका घटता बढ़ता रहता है। और इसी तरीके से जैसे कह रहा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं, और कह रहा है कि डेबिटर यानी कि कस्टमर, और स्टॉक। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि आपने स्टॉक में अगर सामान आपने रखा है 10,000 रुपए का, तो हो सके कि कल के डेट में आप चेक करेंगे तो 5,000 को स्टॉक बचा हुआ हो, या हो सके कि 10,000 का आपने रखा हुआ हो, फिर आपने बेच दिया, फिर आपने जो है 10 लाख रुपए का ला करके सामान रख दिया हो। तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, और ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है बिल रिसेबल। इसके बाद लिखा हुआ है बिल रिसीबल। अगर हम किसी से बिल को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब कैश हो गया आपका। कैश का भी बैलेंस निर्धारित नहीं रहता है। मान के चलिए कि कैश आज आपके पास 10,000 है, कल हो सके कि 10 रुपए भी ना हो, या हो सके कि 20,000 रुपए भी हो जाए। तो ये सब ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत, करेंट एसेट्स के अंतर्गत। आप कह रहा है कि बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आपने खाते में जमा किया 10,000 रुपया, जरूरत आ गया तो 10 रुपया भी नहीं बचेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में चलाने में मदद तो करते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करते। मान के चलिए कि कोई कस्टमर है, उसको आपको पैसा पेमेंट करना है, या फिर मान के चलिए कि किसी को पैसा आपको पेमेंट करना है, तो मान के चलिए कि वो खाता नंबर आपने पाया, उसके अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो फिर बैंक में आपका बचा क्या? कैश आपने किसी से 10,000 रुपया लिया, फिर किसी और को आपने दे दिया। तो ये ऐसे एसेट्स को क्या बोला जाता है, करेंट एसेट्स बोला जाता है, जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में काम नहीं आते। अब चलिए, अब आता है इसके बाद से, कह रहा है कि एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। कह रहा है कि यह ऐसा एसेट्स होता है जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है, कभी घट भी सकता है और कभी बढ़ भी सकता है, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा गया है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब दायित्व होता है। और देखिए लायबिलिटीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह पैसा जो किसी बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाता है। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा और बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि। समझ में आ रहा है? इसमें लिख रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो,
वह उस बिजनेस का क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया और व्यापार स्टार्ट किया आपने, और मान के चलिए कि जब व्यापार स्टार्ट करेंगे तो कहीं से सामान लेके आएंगे ना। तो मान के चलिए कि आपने उससे 10,000 रुपये का आपने सामान खरीदा, अपने सप्लायर से आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, और बोला है आप कि भैया ऐसा है कि हमारे पास 5,000 रुपया है, 5,000 रख लीजिए, और पुनः जो 5,000 जो शेष बचेगा वो हम फिर आकर के आपको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जो पैसा आपको बाद में देना है वही आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है, जो पैसा आपको भविष्य में देना है। क्या वो पैसा आप क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं क्या? चाहे वो माफ कर सकता है, वो लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया है और उतना पैसा आपके ऊपर लायबिलिटी है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं उतना पैसा आपके ऊपर बकाया है, उधार है, और वह राशि जो बाद में आप उसको देना है आपको, यानी कि जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो लायबिलिटी आपसे हटेगा नहीं, यानी कि वो लायबिलिटी आपके ऊपर चढ़ा हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक के द्वारा आपने अगर कोई लोन लिया तो क्या बैंक वाला लोन दे देते हैं, सब तो माफ कर देते हैं? वो लेते ही लेते हैं। आपको टाइम दिया जाता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल का समय आप लीजिए और आप पैसा ला करके क्या करिएगा? वापस कर दीजिएगा। तो एक प्रकार का ऐसे अकाउंट को हम लायबिलिटीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा और बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। और पूंजी कौन लगाता है? बिजनेसमैन नहीं बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर बोलेंगे। जो बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो बिजनेस का स्वामी है, जो बिजनेस का मालिक है, वही तो पैसा लगाया है। तो देखिए, अगर कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर कैपिटल भी लगाता है तो कौन लगाता है? बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वही लगाता है। और कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। आप खुद सोचिए कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या उसमें कुछ आप पूंजी नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। मान के चलिए कि आपने 10,000 का पूंजी लगाया, तो हो सके कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा तो 10 से 20,000 की इनकम आपकी हो सकती है। अगर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो घट भी सकता है। लेकिन लगाता कौन है? प्रोप्राइटर लगाता है। और प्रोप्राइटर को बताया गया कि बिजनेस का मालिक जो बिजनेस को क्या करता है? स्टार्ट करता है, और वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। और हानि और लाभ का भी जिम्मेदार वही होता है। अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो भी कोई दिक्कत उसको ना हो, अगर उसके बिजनेस में लॉस हो जाए तो भी उसको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ, कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। और कह रहा है कि जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या होगा? व्यापार में जो हमारा कैपिटल होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जब बिजनेस में लॉस ही होगा तो कहां से इंक्रीज होगा? डिक्रीज के पौधान पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम। और इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय या आमदनी भी बोल सकते हैं ना। कहते हैं ना कि कितना इनकम हुआ है आज, आय कितना आया है, गया हो तो छोड़ दीजिए, कितना आया है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम आय बोलते हैं। और देखिए इसमें लिखा भी है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। कह रहा है कि जो बिजनेस की रेवेन्यू होती है और जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, उनके बीच की जो डिफरेंस आता है उसी को हम बिजनेस का क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कमाया 10 रुपया, आपने कमाया 10 रुपया,
और खर्चा कर दिया 20 रुपए, तो इनकम हुआ? क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हो गया। तो क्या बचा? आपने इनकम किया 25 रुपया और खर्चा किया 20 रुपया, कितना रुपया बचा? 5 रुपया। वही आपका इनकम कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपने कमाया 25 रुपया और खर्चा किया मात्र 5 रुपया, कितना बचा? वही आपका इनकम कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जैसे मान के चलिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितना आपने आमदनी किया, और एक्सपेंस का होता है खर्चा, कितना आपने खर्चा किया। क्या आप बिजनेस किए हैं तो क्या जरूरी है कि आपका खाली इनकम होगा? एक्सपेंस भी तो होगा। और जब तक एक्सपेंस नहीं होगा तब तक आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। जब तक इनकम नहीं बढ़ेगा तब बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर आपने 10 एम्प्लॉइयों को रखा है तो सिंपल सी बात, उसकी खर्चा पर्चा अपने बिजनेस से ही देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? अब केवल इनकम ही जोड़िए और एक्सपेंस मत जोड़िए, हो पाएगा बिजनेस? कहेगा अरे यार तुम्हारे बिजनेस में हम नहीं काम करेंगे, किसी और के वहां जा रहे हैं, तुम कुछ भी खिलाते पिलाते नहीं है। क्यों? तो अगर वो खिलाएगा भी पिलाएगा भी तो कहां से पैसा निकाल करके? अपने बिजनेस से ही निकाल करके खिलाएगा। तो अपने बिजनेस से अगर निकाल करके खिला ले रहा है तो उसके बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है? अगर खिला रहा है तो एक्सपेंस ही हो रहा है ना, उसके बिजनेस से जा रहा है। तो कितना रुपया आपने कमाया और उसमें से कितना रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो शेष जो आपका अमाउंट बचा है उसी को हम बोलते हैं एक प्रकार का इनकम। समझ में आया? 100 रुपया आपने कमाया, उसमें से 10 रुपया आपने एम्प्लॉइयों को खिला पिला दिया, शेष जो 90 रुपया आपका बचा वही आपकी बिजनेस का इनकम कहलाता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च। जैसे मान के चलिए आपने ये सोच लिया कि हमको बैग की बिक्री करना, बैग से व्यापार करना, तो क्या बैग सोच लेने से आ जाएगा बैग आपके पास? बैग का कपड़ा लाना पड़ेगा, बैग का चैन आपको लेके आना पड़ेगा, प्लस बैग का आपको धागा लेके आना पड़ेगा, और प्लस उसके लिए लेबर रखना पड़ेगा। तो ये खर्चा जाएगा कहाँ से? बिजनेस से ही तो जाएगा। तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा क्या है? हमारा नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि जब तक वो एक्सपेंडिचर, जब तक आप उस खर्चे को करेंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, क्रय को उत्पादन करने तथा गुड्स को। अब देखिए, आपने अभी सुनिए, मान के चलिए कि आपने बैग बनाने की दुकान आपने कर ली है कि हमको बैग बना करके और कस्टमर को सेल करना। बैग को बनने में सारे मटेरियल को आपने खरीदा, पैसा दिया, और मान के चलिए किसी ने फोन कर दिया कि भैया हमको 400 पीस बैग भिजवा दीजिए, फ्री में भिजवा देंगे आप उसको? पैसा लगेगा। तो मान के चलिए कि आप जो है पिकअप खोजेंगे, उसके पिकअप पे लोड करवाएंगे, तो पिकअप का भाड़ा आप ही को देना है। भले से आप उससे लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप ही पे कर रहे हैं ना। उसमें लेबर लगवा करके आप उसमें लदवाएंगे, वहां तक लेके जाएगा, उसका खर्चा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। यानी कि ये बिजनेस की स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आता है, और ये नहीं आएगा तो कहाँ कर पाएंगे आप बिजनेस? ये बताइए, कर पाएंगे? अगर आपसे कोई कह देगा कि भैया आप एक ट्रक माल हमारे पास भिजवा दीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप ट्रक लेके आइए। आप स्टार्टिंग में बिजनेस किए तो आपको खुद ही नॉर्मल होके चलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, एक चीज और होता है कि जैसे आपका बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ा, आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो लेवल पे आया, तो आप फोन करेंगे। तो हो सके कि आपका बिजनेस में कुछ आपने ऐसा प्रोडक्ट रखा है जो कहीं और नहीं मिल रहा है, तो आप फोन करके उसको उसकी गाड़ी मंगवा करके तब लोड करवा के आप भिजवा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो अपने ही गाड़ी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में बहुत कठोर बोली बोला जाता है, ताकि सबसे प्रेम व्यवहार बढ़े, ताकि हमारा बिजनेस आगे मतलब हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले। अब स्टार्टिंग में आप टेढ़ बोलने लगिए तो पता ही चलेगा कि जो आपसे बिजनेस करना चाहता होगा वो भी आपसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अरे यार, इसका आवाज ही नहीं अच्छा लग रहा है, कौन इससे बिजनेस करेगा? तो स्टार्टिंग में डाउन रहा जाता है, स्टार्टिंग में डाउन रहा जाता है। फिर जब आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर दिया और बिजनेस जब आप आगे बढ़ा, उस केस में अगर आपके पास पूंजी हो गया तो हो सके कि आप तेज बात करिए, वो बात अलग की है, लेकिन स्टार्टिंग में सब कोई मंदा ही बात करता। समझ में आ रहा है ना? और देखिए, इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च,
जैसे 5,000 रुपए का आपने जो है चैन खरीद लिया बैग बनवाने में, 2,000 रुपए का आपने कपड़ा खरीद लिया, 3,000 रुपए का आपने धागा खरीद लिया, तो वो सारा पैसा एक प्रकार का एक्सपेंस ही हो रहा है ना। तो ऐसे पैसे को हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमारे व्यापार में खर्च हो रहा है। और देखिए, और कह रहा है यहाँ पे कौन सा था, और कह रहा है कि सैलरी का पेमेंट। अब मान के चलिए कि अपने बिजनेस में अगर 10 स्टाफ को रखेंगे तो क्या उसको पैसा नहीं देंगे, फ्री में काम करेगा वो, उसको पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, तो वो भी पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। और कह रहा है कि ऑफिस एक्सपेंस, जैसे मान के चलिए कि उसका एक ऑफिस आपने बना रखा है, कागज पत्तर से लेकर के उसमें आपने जो है रजिस्टर वगैरह खरीदा है, उसमें कलम वगैरह खरीदा है आपने, यानी कि जो भी ऑफिस के एक्सपेंस में खर्चे वगैरह होते हैं, मान के चलिए कि स्टाफ का आपने खर्चा वगैरह किया है, कुछ मंगा के नाश्ता वगैरह कराया है, तो ये सब आपके बिजनेस से ही जाता है, और इस प्रकार के खर्चों को एक्सपेंडिचर बोला जाता है। चलिए यहीं तक रहने दे रहे हैं, यहाँ तक आप लोग कल पढ़ के आइएगा, ठीक है।